नमस्कार दर्शक मित्रों, लीगल फोरम के आज के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं नीतल शाह आपकी होस्ट लेके आई हूँ आज एक विशेष टॉपिक, राजद्रोह मतलब कि सेडिशन। जैसे हमने पहले भी बात की है ऑन लीगल फोरम कि समाज में डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे लॉ में बहुत सारे वैरायटी ऑफ रूल्स है जिनके बारे में हम नॉलेज हासिल करने के लिए इनवाइट करते हैं वेरियस लॉयर्स को। और इसी अंतर्गत आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एडवोकेट यशवंत सिंह वाला। यशवंत जी, आपका खूब खूब स्वागत है ऑन लीगल फोरम एट दिव्यांग न्यूज़ चैनल। यशवंत जी ने किया है बीकॉम LLB एंड ही इज प्रैक्टिसिंग सिंस 20 years। सर, आप इतने सालों से यहाँ पे सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको खूब खूब बधाई। और आपकी प्रैक्टिस से सूरत और पूरे इंडिया को जो फायदा हुआ है उसके लिए मैं पूरे इंडिया की ओर से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बिकॉज ही हैज ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड as the recovery officer for many of the bank problems that had happened। और इन्होंने राजद्रोह के केस में हार्दिक पटेल और उनके साथियों को जो केस लड़ रहे हैं उसमें भी बेल दिलवाई है। तो सर, सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ विद राजद्रोह यानी कि सेडिशन और राष्ट्रद्रोह, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है वो आप हम समझाइए। आईपीसी के अंदर जो प्रकरण 6 दिया गया है, इसके अंदर सबसे पहले देशद्रोह की एक डेफिनेशन दी गई है कि भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करे, चढ़ाई करे और शस्त्रों के साथ, तो वो जो मैटर मान लो इसके अंदर कंसिपरेंसी या तो दूसरा कुछ गुनाहित षड्यंत्र करना, तो ये सब जो डिटेल है वो देशद्रोह के अंतर्गत जाता है। इसके अंदर कम से कम आप नहीं मानोगे, जन्म तिथि से लेके फांसी तक की सजा की जोगवाई है कि मानो कि हमारी सैनिक जो सरहद पे फौजी है उसके विरुद्ध में बहुमत संख्या में शस्त्रों के साथ युद्ध करना, तो ये होता है देशद्रोह। और दूसरी बात आपने जो बोला कि राजद्रोह यानी सेडिशन, तो ये जो राजद्रोह है वो अंग्रेज जमाने में जो एक डेफिनेशन दी गई कि 250 साल भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, तो कोई व्यक्ति सिंपली भी उसका विरोध करे या कोई टीका टिप्पणी करते तो ये राजद्रोह लगा देते, क्योंकि देशद्रोह और राजद्रोह की उसने ऑलरेडी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफर करके कहीं ना कहीं और किसी भी मुद्दे पे उस जमाने में जो भी कोई नेता थे या तो जो हमारे स्वतंत्र सेनानी सैनिक जो गुलामी में, तो उसका विरोध ना कर पाए। तो राजद्रोह के अंदर यह होता है कि सरकार के अंदर 3 महत्व जो पार्ट है, अंग हम इसको गिनेंगे। एक है विधानसभा, दूसरा है न्यायतंत्र और तीसरा है कारोबारी। सरकार यानी है हमारी सिस्टम, पद्धति। जो सरकार ने जो रूल्स बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, उसका हम कोई उसका ऐसा विरोध करें कि जिसको हम कह सकते हैं कि तिरस्कार, एक प्रकार की घृणा, कि हम बार बार बस उसका रूल्स नहीं मानेंगे और घृणा और तिरस्कार का ऐसा फैलावा करें कि सरकार के विरुद्ध में पूरा का पूरा तंत्र या प्रजा भी उसके विरुद्ध में आ जाए, और ऐसे शब्द का प्रयोग करना, तो ये डेफिनेशन जाती है राजद्रोह में। तो राजद्रोह और देशद्रोह के दोनों के बीच में ये मेरे हिसाब से तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स ओनली के वहाँ पे राष्ट्र के खिलाफ जो हो रहा है वो राष्ट्रद्रोह होता है। एक सिस्टम होती है, सरकार की सिस्टम को आप नहीं मानोगे तब जाके राजद्रोह होता है। कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। देखो, प्रमुख है, हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्र प्रमुख, राज्यपाल, वो व्यक्तिगत तौर पे आप उसके ऊपर हमला यानी आप उसको व्यक्तिगत हमला करोगे तो भी वो राजद्रोह में नहीं जाता है। एक सिस्टम, मानो कि गवर्नमेंट ने एक रूल्स बना दिया कि भाई आपको ये टैक्स भरना है, तो ये बिल कहाँ पास होता है। मानो कि हमारी राज्य सरकार गुजरात है, तो राज्य सरकार ने एक बिल पास किया
और जब कानून कब बनेगा कि वो भेजेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति उसके ऊपर मोहर लगाएंगे, उसके बाद वो बिल बन के फिर कायदा बनता है। फिर ये कायदा का आप अवमानना करना कि नहीं ये रूल्स हम नहीं मानेंगे, और ये जो अवमानना की जो व्याख्या होगी तब जाके राजद्रोह बनता है। तो ये तो हो गया हमारा राजद्रोह का डेफिनेशन। तो अभी गुजरात में जो राजद्रोह के केसेस बने हैं, जैसे ये हार्दिक पटेल पे जो केस चल रहा है, तो वो राजद्रोह कैसे लगा है, वो आप थोड़ा सा हमें बताइए। मैडम, इसमें ऐसा है, मैं सबसे पहले एक शुरुआत ये करूँगा कि लगभग मई जून के अरसे में गुजरात के अंदर एक पाटीदार अनामत का जो आंदोलन चल रहा है, तो इसके अंतर्गत लगभग अभी आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया का बहुत उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। हाँ जी। क्योंकि जो अभी आप हार्दिक की उम्र गिनोगे तो लगभग उस टाइम 22 या 23 साल की उम्र थी, जो 25 भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट में सबसे पहले एक 25 अगस्त 2015 को GMDC ग्राउंड पे एक घटना बनी। तो वो मैटर को लेके भी मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई राजद्रोह की कोई फरियाद दाखिल नहीं की, लेकिन यहाँ पे 3/10/2015 को एक विपुल रसिक देसाई करके जो उसके घर हार्दिक मिलने गया और वहाँ पे बोल रहा है कि 2-4 पुलिस वाले को मार डाल, लेकिन पाटीदार का लड़का मरेगा नहीं। तो ये जो शब्द थे, तो ये शब्द गवर्नमेंट ने पकड़ के गवर्नमेंट में DCP लगभग चौहान साहब करके थे, उसने 15 दिन लेट एक राजद्रोह की FIR दर्ज की। लेकिन मैं अभी ये केस की डिटेल ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि सब जुडिस मैटर है। लेकिन गवर्नमेंट में आप मानो कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ये बहुत सुविधाजनक कायदा है, तो जिसकी सरकार वो अभी ये सेडिशन का अर्थ क्या करना है, उस हिसाब से राजद्रोह की डेफिनेशन, क्योंकि एक स्टेट में 2 राजद्रोह का केस नहीं बन सकता, फिर भी गवर्नमेंट ने हार्दिक के ऊपर 2 केस राजद्रोह के और सेम डिटेल, उसका समय स्थल समान था, फिर भी एक अहमदाबाद में केस दाखिल किया, एक सूरत में, और वो हमारी मैटर आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारी ये राजद्रोह की मैटर चल रही है। और हमारा कहना ऐसा है कि पुलिस तंत्र जो है वो गवर्नमेंट के जो अंग यानी अभिन्न अंग है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। मैंने अगाऊ आपके पहले भी मैं बोल चुका हूं कि विधानसभा, न्यायतंत्र और कारोबारी, ये 3 जो है वही गवर्नमेंट के अभिन्न अंग है। इसके अंदर संसद सभ्य भी नहीं आ रहा है, धारा सभ्य भी नहीं आ रहा है, और राष्ट्र प्रमुख, राज्यपाल व्यक्तिगत तौर पे इसकी व्याख्या में समाविष्ट नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस तंत्र जो है वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पुलिस तंत्र जो है उसको गवर्नमेंट के जो आदेश के हिसाब से मात्र कायदा कानून जो व्यवस्था है उसको मैनेज करना है। और मैं दूसरी बात बोलूँगा, अभी 2-4-5 दिन से भी हमारे सूरत में जो चल रहा है पुलिस तंत्र और दूसरी मैटर कि गाल गलोच एक दूसरे के सामने कर रहे। पुलिस का अर्थ ही होता है, आप डिक्शनरी में देखोगे, तो पुलिस मीन नम्रता, कि प्रजा जो है, आम पब्लिक है, वो पुलिस से डरना नहीं चाहिए और अपनी जो फरियाद है या तो दूसरा उसको कुछ भी तो पुलिस तंत्र से बिल्कुल नज़दीक आए, ऐसा डर जो खौफ है वो दूर करने की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। लेकिन ये नहीं होता है। क्यों? कि पुलिस तंत्र जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है और उसका उपयोग कैसे करते हैं। वरना ये हमारे जो राजनेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो है वो पुलिस ही है। कोई पुलिस को कोई धारा सभ्य, संसद सभ्य उसको नहीं पकड़ सकता, लेकिन सिंपली कोई कांस्टेबल है या जमादार है और वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है और मानो कि इसको कोई अपनी फर्ज में रुकावट करेगा तो वो धारा सभ्य भी होगा या संसद सभ्य भी होगा, तो उसके विरुद्ध में वो FIR दर्ज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बात है कि
गवर्नमेंट की जो आदेश सूचना है उसको खाली कानून व्यवस्था का पालन करना है। ओके। ये सरकार की व्याख्या में नहीं आता। सो अभी हम जो राजद्रोह की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो जनरल पब्लिक है, हमारे जो यहाँ पे दर्शक है, उनको क्या जानना जरूरी है, उनको क्या कौन से रूल्स का पालन करना जरूरी है, सो दैट दे डू नॉट डू एनी इलीगल एक्ट। अच्छा, बिल्कुल बात आपकी सही है। आपको कोई भी विरोध या आपको टीका टिप्पणी भी करनी है तो आपको कायदा की मर्यादा में रह के, जैसे मान लो कि अभी जीएसटी आ गया, दूसरा नोटबंदी आ गया, बहुत सारी ऐसे क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और अपने रूल्स मानो कि गवर्नमेंट क्योंकि आम जनता में बहुमत संख्या में नाराज है, तो नाराजगी का मतलब ये नहीं कि आप रोड पे निकल जाओगे और रास्ते पे निकल के बस ये हुल्लड़ जैसा हुमला जैसे ये वर्ताव बिल्कुल आम जनता को नहीं करना चाहिए। तो जो रैलियां निकलती है, तो डू यू मीन टू से दोज आर इलीगल? बहुत सारी रैली निकलती नहीं, है। रैली परवानगी लेके आप परमिशन लो। स्पेशल ब्रांच किस लिए रखी है, लाइसेंस ब्रांच किस लिए रखी है? आपको कोई भी रैली या रोड शो भी करना है और ये मान लो कि आपको आपका विरोध जताना है, तो आप परमिशन लेके, क्योंकि कलेक्टर साहब को इसलिए बिठाया कि कोई भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो जिला मजिस्ट्रेट है और वो आपका माध्यम है। आपको कोई भी आवेदन पत्र या आपको कोई अर्जी वगैरह जो भी कुछ देना है तो वो माध्यम कलेक्टर साहब है, और आप परमिशन लेके रैली वगैरह लेके भी आप आवेदन पत्र देके सरकार में आपका विरोध प्रकट कर सकते हो, नहीं कि कायदा हाथ में लेके, कानून हाथ में लेके। तो ये तो बिना परमिशन हाथ में लेके मतलब क्या उसका इसका मतलब ये है कि आपने परमिशन नहीं ली, आपने जब जी चाहा तब आपने रैली निकाल दी, रोड शो, और ये आम जनता जो जा रही है जो, और बिन जरूरी ट्रैफिक करना, हाँ, यानी सबसे पहले कि परमिशन नहीं लेना। आप परमिशन लो, परमिशन नहीं देती है तो आप न्याय तंत्र में जाओ, भाई हाईकोर्ट में आप उसको चैलेंज करोगे, साहब हमें ये विरोध करना है और हमें परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आपको बोलने का चलने का सब आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हो, लेकिन बंधारण की मर्यादा में जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए है उसका आपको दुरुपयोग नहीं करना है। तो अपने राइट्स को आपको जानना बहुत जरूरी है, और हाँ, दुरुपयोग मत कीजिएगा। हमारी गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी फ्रीडम दी है, तो रूल्स में रह के अगर हम जीते हैं और करते हैं तो गवर्नमेंट को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। जैसे आपने अभी बताया यशवंत जी कि रैली के लिए परमिशन निकालनी होती है, फिर कई लोग जो होते हैं वो जो कैंडल मार्च करते हैं, फिर वो अनशन पे बैठते हैं, उन सब के लिए भी परमिशन होती है? बिल्कुल जरूरी होते हैं, क्योंकि अनशन चीज ऐसी है कि आप अपने शरीर को मार देना चाहते हो, ऐसा मैसेज दे रहे हो। कोई भी चीज के लिए आपको समूह में बैठना है या तो व्यक्तिगत तौर पे बैठना है, तो इसका एक रूल्स है, और नहीं परमिशन देते तो आप जाके हाईकोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अनशन पे बैठना, धरना पे बैठना या तो रैलियां निकालना, और वो आपका वजूद वाला कारण, यानी ये जो आपका मुद्दा है उसमें भी वजूद होना चाहिए। नहीं कि मानो कि हम अभी सूरत शहर में बैठे हैं कि भाई आपको तापी शुद्धिकरण के लिए मानो कि बार बार तंत्र के सामने आप जा रहे हो, फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे हो, और ऐसी बहुत सारी सोसाइटी के समाज सेविका वगैरह एक कलेक्टर को आवेदन पत्र देना चाहती है, तो एक रूल्स है कि भाई आप सबसे पहले कितने लोग जाने वाले हो, धरना पे बैठने वाले हो, कितने दिन अनशन पे बैठने वाले हो, इस सब की प्राइमरी स्टेज पे आप परमिशन लेके करोगे तो ये हमारी मर्यादा के तौर पे आ गया, यानी ये रूल्स के तौर पे। आप कानून कैसे स्थापित करना है वो काम है सरकार का, लेकिन आप उसका जो स्थापित सरकार है और उसका रूल्स नहीं मानना, तो ये भी हम राजद्रोह के आरोपी हैं। तो अभी ये तो हो गई कि गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को कुछ आवेदन देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें परमिशन होता है, लेकिन रोड पे कई बार बहुत सारी रिलीजियस रैलीज और मे बी कोई फंक्शनल मैरिज की भी बहुत सारी वो बारातें भी पूरा रोड जाम कर देती है, तो उसके लिए भी ये राजद्रोह या ऐसा कुछ लगता है? नहीं, राजद्रोह इसमें नहीं लगेगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का
धन्यवाद करना चाहिए जो बारात लेके निकल रही है, और रियल में तो आम जनता को वो परेशान हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप अपने घर पे शादी समारोह कर रहे हो, और दूसरे का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं कि एक दिन के आपके घर से जो राजा बन के जा रहे हैं, और दूसरे लोग बेचारे 15-20 मिनट आधा घंटा और जो फंसे। तो ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, मानो कि नवरात्रि का जो रिलीजियस की बात कर रहे हो, ये रिलीजियस का मुद्दा जो है ना, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम बिन सांप्रदायिक देश है, तो अब ये हिंदू मुस्लिम ईसाई ख्रिस्ती ये सब जो, इससे अच्छा तो ये होता कि हम भारतीय है। तो भारत बिन सांप्रदायिक शब्द में हम भारतीय रखो तो ये रिलीजियस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं एक वोट बैंक का कुछ जरिया है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ राजनीति चल रही है। बहुत सही बात है। नहीं तो हम तो सब साथ में ही रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं और खुशी से रहते हैं। तो रैली के बारे में जो हमने बात की कि रैली निकालनी है, कुछ भी करना है, तो आप परमिशन लीजिए और ट्राई के आप आम जनता को डिस्टर्ब ना करें। सर, और हमारा जो ये चैनल है वो खास दिव्यांग न्यूज़ चैनल है, एंड आर मोटो ओवर हियर इज टू हेल्प द दिव्यांग्स। तो दिव्यांगों के लिए ये कुछ रातद्रोह या ऐसा कुछ लगता है कहीं पे, उनको क्या केयरफुल रहना चाहिए, और उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहे तो वो खास बताइए। सब आपका सवाल जो है दिव्यांग में, ये दिव्यांग शब्द से मुझे रियल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम कुछ नहीं कर सकते वो ये जो दिव्यांग कुछ कर रहे हैं, तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रभु की दी हुई, जो प्रभु ने, जो परमेश्वर ने कुछ खामियां, हम जिसको खामियां, लेकिन हमारा मन स्वच्छ होगा, हम मन से मजबूत होंगे, तो हम जो नहीं कर पा रहे, और ये आपकी चैनल जो कर रही है अभी, दिव्यांग नाम जो आपने दिया है कि दिव्य प्रकाश से प्रज्वलित, ये हम खाली शारीरिक रूप से कुछ हमें कुछ कमियां दिख रही है, लेकिन मन से मजबूत, ये हमें कुछ, और हमें तो लग रहा है कि आप हमें कुछ मैसेज देना चाहते हो कि जिसको जिंदगी में कुछ बनना है, तो ये शरीर कुछ नहीं, आप मन से मजबूत रहो और समाज यानी पूरे देश को भी कुछ अच्छा मैसेज दे सकते हो। आपने तो बिल्कुल सही वाला जो डेफिनेशन हमारा है वही पकड़ लिया। दिव्यांग का हमारा मेन मोटो ही यही है कि दिव्य दृष्टि वाला जिसका सिक्स सेंस जागृत है, उनके लिए है, और उनकी ही ये चैनल है। सर, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मैं आपको ये एक और जो टॉपिक हमारा रह गया, आपने ये जो बताया कि काफ़ी बैंक्स में आपको रिकवरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कौन कौन सी बैंक आपने वहाँ पे, और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स थे, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को आप थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। लगभग डायमंड जुबली तो 50 साल पुरानी थी। हाँ जी। और लगभग 2000 के अरसे में वो जो फर्चे में, यानी जो उसका वहीवटी तंत्र, यानी जो नाणकीय जो मानो क्लियरिंग हाउस से सस्पेंड हो गई थी, ऐसी डायमंड जुबली, सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक, मेट्रो, सेंचुरी, रॉयल, वितराग, विकास कोऑपरेटिव बैंक, और ये सब क्लियरिंग हाउस से इसलिए सस्पेंड हुई थी कि ये जो डायरेक्टर वगैरह जो थे, उसका मोटिव ओनली फॉर व्यक्तिगत तौर पे खुद को लाभ लेना। क्योंकि एक सहकारी क्षेत्र ऐसा है गवर्नमेंट का कि सबको मिलजुल के अपना काम निकल जाए, कि भाई अपना काम हो जाए। मानो कि आपके घर पे शादी है, तो ये मल्टीनेशनल बैंक जो अभी जो चल रही है पूरे भारत में, इससे ये सहकारी क्षेत्र बहुत आगे था। लेकिन फिर भी ये जो मैं आपको पीरियड बता रहा हूँ कि 2000 से लेकर 2003 के बीच में, ये कहीं ना कहीं जिसके जो डायरेक्टर थे, इसके सामने भी अभी भी केस चल रहे। लेकिन ये जो फर्चे में गई, यानी क्लियरिंग हाउस से सस्पेंड गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने, सहकारी विभाग ने मेरी पैनल एडवोकेट के तौर पे नियुक्ति की थी। और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे जो आम एक सिंपली जो सभासद होते हैं, उसका 1 लाख तक का जो इंश्योरेंस होता है, वो DICG करके जो होता है वो कवर करता है। तो उसमें भी काम किया है। और अभी भी मैं सिविल, रेवेन्यू साइड और क्रिमिनल साइड, तीनों साइड
कुछ न कुछ प्रयास करता रहता हूँ कि न्याय दिलाने में मैं कुछ उसका जरिया बनूं। तो इसमें जो बैंक में जो आपने सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए और जो बैंक्स में जो प्रॉब्लम्स हुए, इसमें जो हमारा जनरल पब्लिक है उनके पैसे डूब गए हैं। बिल्कुल। तो उसका रिकवरी कुछ हो सकता है, उसके लिए चालू क्या है। करना आज तो चाहिए? 15 साल हो गया। हाँ आज जी। हम जो बात करें 15 साल से, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले फर्चा अधिकारी, फिर गवर्नमेंट उसकी वहीवटदार के तौर पे निमणूक भी की थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग के पैसे उसमें डूबे हुए हैं। और ये जो मैंने नाम कुछ 7-8 बैंक के जो बोला, लास्ट में गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक में भी मैं पैनल एडवोकेट पे रह चुका हूँ। क्योंकि ये नीयत साफ होनी चाहिए। ये जो डायरेक्टर थे उसको रियल में आम पब्लिक होती है, जो सभासद तो होते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अभी इसमें फ्यूचर के लिए जो हमारे जैसे रेगुलर जनरल पब्लिक है उनको बैंकिंग में कैसी बैंक सिलेक्ट करनी चाहिए और टू बी ऑन द सेफ साइड? राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज बैंक होती है हमारी, जैसे देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारी है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो वहां तक बोलूंगा कि ये जो प्राइवेट गोल्ड लोन जो देती है और मल्टीनेशनल, क्योंकि जिसका कोई ठिकाना भी नहीं, यहाँ पे मान लो कि आपने 50,000 रुपये FD रखी है और कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपको मल्टीनेशनल बैंक के तौर पे आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी सरकार का कंट्रोल इसके ऊपर है, तो जिसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ओके। और जैसे ये बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डू यू मीन टू से कि दोज आर अनसेफ? अनसेफ क्यों नहीं कह सकता, लेकिन आप जब FD करते हो तो जब ये मानो कि कोऑपरेटिव बैंक है और वो फर्चे में गई, हमारे कोई क्लियरिंग हाउस से सस्पेंड, तो आपका 1 लाख रुपये तक ही आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद जो रिकवरी होगी उसके तौर पे परसेंटेज गिना जाएगा और वो रिकवरी करेंगे। मान लो कि 10 लाख रुपया वहाँ पे उसका पैसा डूबा है पूरी बैंक का, और इसमें आपका 10,000 रुपया है, तो जो 10 लाख में जो 6 लाख है तो आपको 6,000 मिलेगा। वो एक रूल्स है कोऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र का। ओके। तो वेरी सिंपल रूल के नेशनलाइज बैंक में यू आर वेरी मच सेफ और वहाँ पे आपके पैसे भी सेफ रहेंगे। और सर, आपने बहुत मेहनत की है, बाकी सारी बैंक्स में भी जो सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, यू हैव वर्कड एज अ रिकवरी ऑफिसर एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आप ज़्यादा रिकवरी कर पाए, ताकि हमारे जो दर्शक जिनके पैसे डूबे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो सके। और इसके साथ ही विल एंड टुडेज टॉपिक। एंड जो खास आपने आज रातद्रोह के बारे में बताया, उसके बारे में भी हमारी जनरल पब्लिक को जो अवेयरनेस मिली है उस पर खास ध्यान रखिएगा। रातद्रोह वैसे तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, होती है, जैसे आपने देखा है। तो थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट वंस अगेन ऑन दिस सेम प्लेटफॉर्म ऑन लीगल फोरम एट दिव्यांग न्यूज़ चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।